प्रोवाइड करें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू गेट डैश दैट डिस्क्राइब्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर डेटा। यानी कि फ्रेंड्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हम करते हैं तो उसका जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या फाइंड आउट करना होता है, जिससे कि हम जो भी हमारा एंटायर डेटा है वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करें। ऑप्शंस हैं सिंगल वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं सिंगल वैल्यू, एवरेज वैल्यू और सेंट्रल टेंडेंसी, ये तीनों चीज को ही हम एनालिसिस करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है पोजिशनल एवरेज आर, यानी कि पोजिशनल एवरेज क्या है। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने अपने इंपॉर्टेंट बेस्ट कुछ टॉपिक्स लिए थे, पॉइंट्स लिए थे, जिसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो वो वीडियो देखी है तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। ऑप्शंस है हमारे मीन, मीडियन, मोड और ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फ्रेंड्स पोजिशनल एवरेज हमें बताता है मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में। नेक्स्ट है द एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी कर्व शुड बी इक्वल टू, यानी कि फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर जो एरिया गिवन होता है वो किसके बराबर होता है, 10 के, 100 के, 90 के या फिर नन ऑफ दीज के। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि है 100। फ्रीक्वेंसी कर्व में हमारा जो भी डेटा गिवन होता है या एरिया जो होता है वो 100 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज, यानी कि इसमें से कौन सा हमारा मैथमेटिकल एवरेज नहीं है। ऑप्शंस है मीडियन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या फिर हार्मोनिक मीन। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। मैथमेटिकल एवरेज हमारी अर्थमेटिक, ज्योग्रामेटिक और हार्मोनिक कहलाते हैं, मीडियन हमारा पोजिशनल एवरेज कहलाता है। नेक्स्ट है रेंज लिमिट कैन बी एक्सप्रेस्ड है, यानी कि फ्रेंड्स जो रेंज की लिमिट है वो किससे एक्सप्रेस की जाती है, आर इक्वल्स टू 1 माइनस एस। फ्रेंड्स ये एल है, एल प्लस एस, यानी कि हमारा जो रेंज है हमारी लेंथ प्लस जो एस होती है उस पर बताती है, या फिर कि एल प्लस एस अपॉन 2 होती है, या फिर एल माइनस एस होती है, या फिर नन ऑफ दीज होती है। तो फ्रेंड्स रेंज की जो लिमिट होती है वो हमें बताती है लार्ज वैल्यू, अब माइनस करके हम उसमें स्मॉल वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा थर्ड होगा, क्योंकि आर की रेंज लिमिट हम जब भी डिफाइन करते हैं तो उसमें हम बताते हैं लार्ज वैल्यू को जो हम माइनस करते हैं स्मॉल वैल्यू में, तो हमारे पास जो भी डेटा निकल कर आता है वो हमारी रेंज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ मेजर ऑफ द वेरिएशंस ऑफ आइटम्स, यानी कि जब हम आइटम्स की किसी वेरिएशन को मेजर करते हैं तो वहाँ पे कौन सा टूल यूज करते हैं, मीन, मीडियन, मोड या फिर डिस्पर्जन। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। जब हम किसी भी आइटम में वेरिएशन को मेजर करते हैं तो वहाँ पर हम डिस्पर्जन यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि सभी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होता है, हार्मोनिक मीन, रेंज, मोड या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन होता है हमारा जो कि सभी तरह के ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी हमारे मेजर है जो कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के थ्रू से हम मेजर कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन है हमारा, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है या फिर हमारा मोड है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 मीडियन। मीडियन के थ्रू हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि डिस्पर्जन का जो मेजरमेंट है रिलेटिव मेजर वो क्या है, वेरिएंस है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, बोथ एंड वे है या फिर नाइदर ए और बी है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो कि है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लास दैट अलाउज either the upper or lower end of a cumulative quantitative classification to dash is called open ended class, यानी कि फ्रेंड्स ओपन एंडेड क्लास के अंदर हम यहाँ पर किस तरह की हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर जो हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है अपर और लोअर का वो किस तरह से यहाँ पे अलाउ किया जाता है, लिमिटेड,
लिमिटलेस, फाइनाइट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अलाउ किया जाता है वो होता है हमारा लिमिटलेस। लिमिटलेस यहाँ पर हमारे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस होते हैं अपर और लोअर लिमिट के, जो कि हमारे ओपन एंडेड सीरीज में गिवन होते हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इंक्लूड्स ऑल द वैल्यूज ऑफ द डेटा सेट इन इट्स कैलकुलेशन। यानी कि फ्रेंड्स अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन के अंदर हमारी जो भी डेटा सेट की जो वैल्यू गिवन होती हैं और उसके अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं, क्या वो उसके थ्रू वहाँ पर पूरा डेटा जो होता है वो इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसका है ट्रू है, फॉल्स है, ये पार्शली ट्रू है या फिर नन ऑफ दीज है। तो फ्रेंड्स जो भी हमारी अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन के अंदर जो भी सभी तरह के डेटा इंक्लूड्स होते हैं उसकी कैलकुलेशंस में, तो ये बात ट्रू है क्योंकि उसके अंदर उसकी कैलकुलेशंस में सभी तरह के डेटा उसको वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज मीन्स, यानी कि जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शंस हैं व्हेन आइटम्स आर कैटेगराइज्ड सिंगुलरली और नॉट इन ग्रुप्स, यानी कि जहाँ पे आइटम्स जो होते हैं हमारे वो सिंगुलरली कैटेगराइज किए जाते हैं, ग्रुप्स में गिवन नहीं होते हैं। या फिर वेयर आइटम्स आर कैटेगराइज क्वांटिटेटिवली, यानी कि यहाँ पर हमारे आइटम्स क्वांटिटेटिवली कैटेगराइज किए जाते हैं। या फिर वेयर आइटम्स आर कैटेगराइज्ड इन ग्रुप शोइंग डेफिनेट ब्रेक्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि जहां पर हमारी जो आइटम्स होते हैं वो ग्रुप्स में कैटेगराइज होते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए वो ब्रेक होते हैं। या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इंडिविजुअल सीरीज की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो हमारे आइटम्स गिवन होते हैं वो सिंगुलरली होते हैं, नॉट इन ग्रुप। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स, यानी कि जो सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है। ये ऑप्शन है हमारे एन एवरेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एवरेज है सेंट्रल टेंडेंसी। या फिर अ सिंगल फिगर विच कैन बी रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक सिंगल फिगर जो कि रिप्रेजेंट करती है होल डिस्ट्रीब्यूशन को। या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेट ऑफ डेटा है ये, या फिर ऑल ऑफ दी अबव है ये। तो फ्रेंड्स अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस ये ऑल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 राइट होगा, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज भी बताता है और ये हमारा होल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट भी करता है और ये हमारा सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारा जो मेजरमेंट है उसके लिए ऑल ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस वीडियो का, वेटेड एवरेज आर कंसिडर्ड व्हेन। जो वेटेड एवरेज होता है वो कंसिडर्ड किया जाता है जब द डेटा इज नॉट क्लासिफाइड, जब डेटा क्लासिफाइड नहीं होता है। द डेटा पुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डेटा हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पुट किया जाता है। या फिर ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो सभी ऑब्जर्वेशंस हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस उनको नहीं दी जाती है। या फिर बोथ ए एंड सी। तो फ्रेंड्स अगर हम वेटेड एवरेज की बात करते हैं तो वो हमारा कंसिडर किया जाता है जब हमारा डेटा क्लासिफाइड नहीं होता है तब, और जब हमारे ऑब्जर्वेशन इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती हैं तब वहाँ पे वेटेड एवरेज को कंसिडर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है, जो कि है हमारा बोथ ए एंड बी। इज द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट वेयर नो एक्चुअल कॉस्ट इज इनकर्ड, यानी कि आपको यहाँ पे फिल करना है ऐसी कौन सी वैल्यू है बेनिफिट की जिसमें कोई भी एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती है। इम्प्यूटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, आउट ऑफ प्रॉफिट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है इम्प्यूटेड कॉस्ट। फ्रेंड्स इम्प्यूटेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके अंदर एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती है, तो उसको हम इम्प्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए इम्प्यूटेड। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज द कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स पेमेंट टू आउटसाइडर, यानी कि आपको वो कॉस्ट बतानी है जो कि आप आउटसाइडर को पेड करते हो तब अराइज होती है। ऑप्शन है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, नोशन कॉस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें आप आउटसाइडर को पेमेंट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑल्टरनेटिव earning that might have been and if the productive capacity is put to some alternative use, यानी कि फ्रेंड्स ऐसी कॉस्ट बतानी है जो मैक्सिमम है और जिसका एक ऑल्टरनेटिव अर्निंग भी है और जो हमारी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी जो होती है वहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव उसका यूज होता है। तो यानी कि ऐसी कॉस्ट जो कि अगर आपके पास कोई ऐसी ऑल्टरनेटिव वे में आप उसको यूज कर रहे हो और कुछ ऐसी
जहाँ से हम एक्स्ट्रा अर्न करना चाह रहे हो, तो वो कॉस्ट आपकी कौन सी कॉस्ट होती है? अपॉर्चुनिटी, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इस तरह की सिचुएशन कहलाती है हमारी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के ही अंदर हमारी एक मैक्सिमम ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जहां पर हम अपने ऑल्टरनेटिव्स को यूज करके ऑल्टरनेटिव अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। एन आइटम ऑफ कॉस्ट डेट इज डायरेक्ट फॉर वन बिजनेस में बी डैश फॉर अनदर बिजनेस। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसे आइटम की कॉस्ट जो कि डायरेक्ट है एक बिजनेस के लिए और दूसरे बिजनेस के लिए, वो क्या होगी? इंपॉर्टेंट होगी, डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत सिंपल आंसर है फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बिजनेस के लिए वो डायरेक्ट है कोई भी कॉस्ट, तो फ्रेंड दूसरे बिजनेस के लिए वो इनडायरेक्ट ही होगी। ठीक है, अगर एक के लिए डायरेक्ट कॉस्ट है तो दूसरे के लिए हम इनडायरेक्ट ही होगी, क्योंकि एक को हम एज अ मेन कंपोनेंट यूज करेंगे, दूसरे के लिए हम सेकेंडरी कंपोनेंट करके यूज करेंगे उसको। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज कॉस्ट। यानी कि जो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमारी किस कॉस्ट को में कहे जाते हैं? प्राइम, वर्क्स, प्रोडक्शन या फिर नन ऑफ दीज। यानी कि फ्रेंड्स, हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल बताने हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल के बाद जो शो की जाती है कॉस्ट, वो हमारी कहलाती है प्राइम कॉस्ट। जो आपने आप स्टेटमेंट बनाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वहां पर आप ये सारी चीजें लिखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश कॉस्ट आर पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट। यानी कि ऐसी कॉस्ट जो कि पार्शियली तो फिक्स्ड है और पार्शियली वेरिएबल है आउटपुट के रिलेशन में, तो वो कॉस्ट क्या कही जाएगी? वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल या बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन हमारा वेरिएबल, हम उसको वेरिएबल नहीं कहेंगे, हम उसको फिक्स्ड नहीं कहेंगे, ना ही हम उसको, ए और बी ऑप्शन हमारे ऐसे ही कट गए, तो उसको हम कहेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ना तो वेरिएबल है और ना वो फिक्स्ड है, वो सेमी वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एडवांटेज फॉरगॉन है, कॉस्ट है, इनकम है या नन ऑफ द अबव है? तो फ्रेंड्स, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक एडवांटेज फॉरगॉन है जो कि हमें किसी एडवांटेज या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिसको हम यूज करके एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज फॉरगॉन है, यानी कि कोई ऐसी एडवांटेज हमारे पास आई है जिसको अगर हम ग्रेस्प कर लें टाइमली, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्क कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ, यानी कि जो वर्क कॉस्ट जो है वो वर्क कॉस्ट किसका टोटल है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर का है, या फिर डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंसेस एंड वर्क एक्सपेंसेस का टोटल है, या फिर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का टोटल है, या फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल है? तो बताइए फ्रेंड्स, वर्क कॉस्ट हमारा किसका टोटल है? तो फ्रेंड्स, वर्क कॉस्ट जो होती है वो हमारा टोटल होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंस एंड वर्क एक्सपेंसेस का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसमें क्या चीज इन्वॉल्व नहीं की गई है? ऑप्शंस है कैश आउटलेस, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसके अंदर कैश आउटलेट्स को यूज नहीं किया जाता है, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट भी आती है, क्योंकि डायरेक्ट तो इन्वॉल्व रहेगी ही, और इनडायरेक्ट क्या है, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रेस्प करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट भी आ जाएगी। इसलिए ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, सिर्फ एक आउटलेज है जो यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस डैश विथ चेंज इन आउटपुट, यानी कि जब आउटपुट में चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस होंगे किस तरह के? प्रोपोर्शनेटली, इनवर्सली, डिसप्रोपोर्शनेटली या फिर समटाइम्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आंसर है ए। जब भी आउटपुट में चेंज होंगे तो प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंजेस होंगे, क्योंकि उसका सीधा असर वेरिएबल कॉस्ट पे पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है। अगर यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा होता तो इसका आंसर गलत अलग होता। डैश विद इंक्रीज इन आउटपुट, यानी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमारी अगर आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? डिक्रीज, इंक्रीज, चेंजेस या समटाइम्स। तो फ्रेंड्स, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट
वो है हमारी, वो डिक्रीज रहेगी। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज डेस्ट एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन हमारा कैसा एक्सपेंडिचर है? फिक्स्ड, वेरिएबल, एडजस्टेबल या फिर सेमी वेरिएबल? तो फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन जो है हमारा, वो हमारा सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर है। ना ही ये हमारा फिक्स्ड होता है और ना ही ये वेरिएबल, ये चेंज होता रहता है, तो ये सेमी वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इन्वॉल्व पेमेंट टू, यानी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में किसका पेमेंट इन्वॉल्व होता है? आउटसाइडर का, सेल्फ का, एम्प्लॉयज का या फिर नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो है उसमें आउटसाइडर का पेमेंट इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट है एडेड वैल्यू इज चेंज इन। एडेड वैल्यू जो है वो चेंज होती है किस में? मार्केट वैल्यू में, कॉस्ट में, इनकम में या फिर नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स जो हमारी एडेड वैल्यू होती है वो हमारी चेंज होती है मार्केट वैल्यू के अंदर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आता है डैश अकाउंटिंग इज नॉट ओनली अ पॉजिटिव साइंस बट आल्सो नॉर्मेटिव साइंस बिकॉज इट इंक्लूड्स टेक्निक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड, यानी कि फ्रेंड्स ऐसी अकाउंटिंग जिस जो पॉजिटिव साइंस नहीं है और ना ही नॉर्मेटिव साइंस है, और इसके अंदर बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो टेक्निक्स है उसको यूज किया गया है, तो कौन सी अकाउंटिंग है? फाइनेंशियल है, कॉस्ट है, बोथ ए एंड बी है या फिर नन ऑफ दीज है? तो फ्रेंड्स इस तरह की अकाउंटिंग हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है, जिसके अंदर हम कंट्रोल की बात करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मटेरियल कंट्रोल डज नॉट कवर द फॉलोइंग स्टेप। मटेरियल कंट्रोल जो है उसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता? परचेज ऑफ मटेरियल, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, इश्यू ऑफ मटेरियल या फिर प्रोडक्शन? तो फ्रेंड्स मटेरियल कंट्रोल के अंदर हम जो कवर नहीं करते हैं वो हमारा होता है यहाँ पे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर कवर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मटेरियल कंट्रोल एम्स एट अचीविंग इफेक्टिव, यानी मटेरियल कंट्रोल का एम होता है इफेक्टिवली अचीव करना क्या? मटेरियल मैनेजमेंट को, क्वालिटी कंट्रोल, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल या फिर मटेरियल सप्लाई? तो फ्रेंड्स मटेरियल कंट्रोल का एम होता है जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसको अचीव करना, यानी कि जो मटेरियल है उसको मैनेज करके चलना, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टोरेज लेजर इज मेंटेन्ड इन दी, तो स्टोरेज लेजर जो है वो मेंटेन किया जाता है किसके अंदर? स्टोर में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में या बोथ ए एंड बी में? तो स्टोर्स लेजर जो है फ्रेंड्स ये हमारा जो मेंटेन किया जाता है वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में मैनेजर किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में वो सारी चीजें देखी जाती है कि कितनी चीजें यहाँ पे स्टोर की गई हैं, कितनी कॉस्ट है, क्या प्रोडक्शन यहाँ पे बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन शीट्स आर मेंटेन टू रिकॉर्ड द रिजल्ट्स ऑफ, यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन शीट्स जो है वो किसके रिकॉर्ड को मेंटेन करती है? फिजिकल वेरिफिकेशन के, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल वेरिफिकेशन या फिर क्वालिटी वेरिफिकेशन? तो फ्रेंड्स स्टॉक वेरिफिकेशन जो हमारा रिजल्ट होता है, अगर हम बात करें तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन का रिजल्ट होता है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम स्टॉक को वेरीफाई कर सकते हैं अपने शीट्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक एडजस्टमेंट अमाउंट इज डेबिटेड विद, यानी कि स्टॉक एडजस्टमेंट अमाउंट हमारा डेबिट होता है किसके साथ और क्रेडिट होता है हमारा किसके साथ? ऑप्शन है सरप्लस, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक और सरप्लस, एक्सेस और लॉस या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स ये हमारा जो डेबिट किया जाता है वो डेबिट किया जाता है हमारा शॉर्टेज ऑफ स्टॉक से और क्रेडिट किया जाता है सरप्लस से, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर इनकम डिटर्मिनेशन, यानी कि फ्रेंड्स ऐसा कौन सा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है जो कि हमें प्रोवाइड करता है इनकम को डिटरमाइन करने की इंफॉर्मेशन? ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स राइट आंसर जानने से पहले हमें इन टर्म को जानना होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है हमारी पोजीशन बताने में, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है कॉस्ट को असरटेन करने में कि किसी प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट आई है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है पूरे कंपनी के अंदर जो भी मैनेजमेंट हो रहा है उसमें कितना किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है ये। ऑप्शंस नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, यानी कि इनकम डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। डैश हेल्प्स असर्टेन कॉस्ट बिफोर हैंड, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि बिफोर हैंड हमें ऐसी कौन सी अकाउंटिंग है जो कॉस्ट को असर्टेन करने में हेल्प करेगी या कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। ऑप्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स इनके मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है कॉस्ट को एसरटेन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड, यानी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्कोप है उसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया गया है। डैश, डैश एंड डैश, यानी कि 3 बताने हैं आपको टर्म यहाँ पर। ऑप्शंस में फर्स्ट है कॉस्ट असरटेन करने में, कॉस्ट प्रेजेंटेशन में या कॉस्ट कंट्रोल में। थर्ड है टैक्स प्लानिंग में हेल्प करेगा, टैक्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे ऑपरेशन। फोर्थ है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स टैक्स प्लानिंग हम बात करें, यहाँ पर ये ऑप्शंस हमें दे रखे हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स ये हमें देगी टैक्स अकाउंटिंग ये इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात की जाए डे टू डे ऑपरेशन की, तो ये हमें नॉर्मल अकाउंटिंग हमें दे देती है ये इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ये बात की जा रही है कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप की, तो फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट को एसरटेन करना और कॉस्ट को रिप्रेजेंट करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोज, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या डिस्क्लोज करती है, क्या बताती है। ऑप्शंस हैं द फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस ऑफ अ प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस, इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑन बिजनेस या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताती, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये हमें इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑन बिजनेस ये हमें नहीं बताती, ये हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बता सकती है। नन ऑफ दीज, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन हमारा सेकंड यहाँ पर राइट होगा। ये हमें बताती है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस, यानी कि किसी प्रोडक्ट पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। डैश इज अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट कॉस्ट, यानी कि कौन सी अकाउंटिंग हमारी पोस्टमार्टम है पास्ट रिकॉर्ड का। ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग हमें पास्ट कॉस्ट जो होती है उसके बारे में कुछ नहीं बताती है, और यहाँ पर ऑप्शन ए बी भी हमारा गलत हो जाता है और हमारा थर्ड फोर्थ भी ऑप्शन गलत है। राइट आंसर है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फ्रेंड्स हमने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये हमें क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, ये सब सारी चीजें करती हैं। फाइनेंशियल पूरी पोजीशन बताती है। और फ्रेंड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, पूरी फाइनेंस की पूरी पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी जगह की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम पोजीशन निकालेंगे तो वहां पे क्या होगा, हमें सारे अकाउंट अच्छे से देखने होंगे, और जब हम सारे अकाउंट अच्छे से चेक करेंगे तो वहां पे पोस्टमार्टम होगा पास्ट कॉस्ट का भी। तो इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश एड्स इन प्राइस फिक्सेशन, यानी कि कौन सा यहाँ पर हमारा प्राइस फिक्सेशन में हेल्प करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइस फिक्सेशन में, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमारी हेल्प करता है फाइनेंशियल पोजीशन में, फाइनेंशियल जो कितनी हमारी कॉस्ट निकल कर आ रही है ये देखने में। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है कॉस्ट को एसरटेन करने में, ये सारा कॉस्ट से रिलेटेड होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें देखा जाता है कि किस तरह से किसी भी चीज के लिए मैनेजमेंट किया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी हमारी। नन ऑफ दीज हमारा ऑप्शन यहाँ पर ये तो बिल्कुल कट गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि फ्रेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि ये हमारी कॉस्ट को एसरटेन करने में हेल्प करती है, कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करती है। और फ्रेंड्स अगर ये हमारी कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करेगी तो प्राइस फिक्सेशन यहाँ पे अपने आप हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी, जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि फ्रेंड्स इसमें से बतानी है कि ओल्डेस्ट ब्रांच कौन सी है अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड डायरेक्ट हम इसका आंसर बताते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमारी सबसे पुरानी ब्रांच है अकाउंटिंग की। उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इंक्लूड्स फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स ऐसी कौन सी अकाउंटिंग है जिसके अंदर फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड होता है, टैक्स प्लानिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, ये है टैक्स। टैक्स प्लानिंग और टैक्स अकाउंटिंग हमारे यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम ये सारी चीज़ों को यहाँ पर चेक करें, फाइनेंस, कॉस्ट, टैक्स प्लानिंग, टेस्ट अकाउंटिंग, तो ये सब चीज़ें हमारी कंसिडर की जाती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा राइट आंसर है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने देखी जाती हैं, उसके बाद डिसीजंस लिए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑटोमोबाइल डैश कॉस्टिंग इज यूज्ड, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन सी अकाउंटिंग यूज की जाती है, प्रोसेस, बैच, मल्टीपल या जॉब। फ्रेंड्स पहले हमें सबसे पहले ये इनके मीनिंग जानने होंगे। फ्रेंड्स प्रोसेस के अंदर डिफरेंट प्रोसेसिंग की जाती है, जहाँ पे एक प्रोडक्ट एक प्रोसेसिंग से गुजर कर दूसरी प्रोसेसिंग में जाता है। बैच का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि जब कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंट बैच में प्रिपेयर किया जाता है। फ्रेंड्स प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट एक स्टेज में कंप्लीट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको दूसरी स्टेज में जाना पड़ेगा, लेकिन बैच में यहाँ पे ऐसा नहीं है। बैच में डिफरेंट बैच में एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, और वहां पर अगर वो एक बैच से निकला है तो वहां पर वो प्रोडक्ट दूसरी बैच में जाएगा तभी कंप्लीट माना जाएगा, यानी कि लास्ट बैच में जाकर ही वो फाइनल गुड बनेगा। मल्टीपल के अंदर डिफरेंट कॉस्टिंग होती है, यानी कि उस प्रोडक्ट को बार बार या फिर अलग अलग असेंबल किया जाता है, अलग अलग उसके पार्ट्स को बनाया जाता है। जॉब के अंदर फ्रेंड्स ये रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होती है। जॉब कॉस्टिंग हमारी जब किसी भी ये कस्टमर के ऑर्डर पे भी बेस्ड होती है, कस्टमर जिस तरह से ऑर्डर करता है उस तरह से की जाती है जॉब कॉस्टिंग। तो ये थे इनके मीनिंग। हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल में कैसे होता है। तो फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल में यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा थर्ड, क्योंकि फ्रेंड ऑटोमोबाइल के अंदर क्या होता है, जब भी कोई भी व्हीकल बनता है तो डिफरेंट पार्ट्स में बनता है। जैसे कि एक पार्ट बन गया, दूसरा पार्ट बन गया, तीसरा पार्ट बन गया, उसका चौथा पार्ट बन गया, उसके बाद उसको पूरे सारे पार्ट्स बनने के बाद उसको असेंबल किया जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, मल्टीपल कॉस्टिंग आ गई, क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस से वो गुजरा है तो वहां पर उसकी क्या है, वो मल्टीपल वहां पर निकल कर आया, सारे कॉस्टिंग उसकी लगाई जाएगी, तब एक प्रॉपर कॉस्ट निकल कर आएगी। यहाँ पर आपके माइंड में फ्रेंड्स आ रहा होगा कि प्रोसेस भी इसका आंसर हो सकता था। फ्रेंड्स प्रोसेस इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस में हमने बताया कि एक प्रोसेसिंग से गुजरने के बाद वो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर किसी मोटर व्हीकल की बात करें तो अगर उसका एक पार्ट बनाया गया है तो जरूरी नहीं है एक पार्ट बनाने के बाद वो पार्ट हमारा यूजेबल हो। वो पार्ट हमारा तभी यूजेबल होगा जब वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएगा, इसलिए यहाँ पर आंसर इसका मल्टीपल कॉस्टिंग राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्विस कॉस्टिंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग, यानी कि सर्विस कॉस्टिंग कहाँ पे यूज की जाती है इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्ट्स, सर्विस, बोथ ए एंड बी, या फिर ये फ्रेंड्स ये है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम सर्विस कॉस्टिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सर्विस कॉस्टिंग के अंदर यहाँ पे फर्म क्या प्रोड्यूस करेंगी, तो फ्रेंड नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे वो सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। बोथ ए एंड बी नहीं आएगा फ्रेंड्स, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर सर्विस कॉस्टिंग की बात कर रही है जो कि पर्टिकुलर सर्विस से ही रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं आ सकता, यहाँ पे सिर्फ सर्विस आएगा। तो इसका राइट आंसर है टू सर्विस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। डैश कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू प्रिंटर्स, यानी कि कौन सी कॉस्टिंग है जो कि हमारे प्रिंटर पे यहाँ पर फिट बैठेगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे प्रिंटर के लिए वाली कॉस्टिंग लगाई जाएगी। ऑप्शंस है प्रोसेस, बैच,
मल्टीपल या फिर जॉब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा मल्टीपल, क्योंकि फ्रेंड्स प्रिंटर में भी यही होगा कि डिफरेंट पार्ट्स बनाए जाएंगे, उसके बाद वो पूरा प्रिपेयर होगा। इसलिए यहाँ पर इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा मल्टीपल कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रोसेस कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज डैश कॉस्टिंग, यानी कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो कौन सी कॉस्टिंग कही जाती है? कॉन्टिन्यूस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग। तो फ्रेंड्स अभी हमने प्रोसेसिंग के मीनिंग की बात की थी, प्रोसेसिंग कॉस्टिंग क्या होती है, तो उसी से हम यहाँ पे इजीली पता कर सकते हैं कि इसका आंसर होगा हमारा 1, जो कि कॉन्टिन्यूस। अभी हमने बात की थी प्रोसेस कॉस्टिंग में कि एक प्रोसेसिंग होने के बाद दूसरी प्रोसेस में प्रोडक्ट जाता है, फिर वो तीसरी प्रोसेस में जाता है, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक प्रोडक्ट बनने के बाद दूसरी प्रोसेस में जा रहा है, यानी कॉन्टिन्यूशन चल रहा है, इसलिए इसको हम कॉन्टिन्यूस कॉस्टिंग भी बोलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं सर्विस, बैच, मल्टीपल, जॉब। तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को जाना जाता है सर्विस के नाम से, क्योंकि ऑपरेटिंग के अंदर सर्विस दी जाती है, सर्विस कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है सर्विस। हम आते हैं अनदर क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 14 क्वेश्चन। डैश कॉस्टिंग इज अ टाइप और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। तो फ्रेंड्स अगर आपने ऊपर हमने अभी डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स पढ़े थे, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑप्शंस है मार्जिनल, बैच, मल्टीपल और जॉब। यानी कि फ्रेंड्स ये तीनों हमारे क्या हैं? ये तीनों हमारे मेथड हैं, बैच भी, मल्टीपल भी और जॉब भी। सिर्फ एक मार्जिनल है जो कि हमारा टेक्निक और टाइप है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मार्जिनल। मार्जिनल हमारी एक टेक्निक है जिसको मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, जबकि सारे जो ऑप्शंस हैं बैच, मल्टीपल एंड जॉब, ये हमारे मेथड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कॉस्ट अकाउंटिंग हैज बीन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप क्यों किया गया? क्या कारण थे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले आई थी, उसके बाद आया था कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आने के बाद ऐसे क्या कारण थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग आई? ऑप्शंस हैं लिमिटेशन, एडवांटेज, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स हमारा इसका राइट आंसर है ए, लिमिटेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस थे, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें पर्टिकुलर कॉस्ट पता नहीं चल पाती थी प्रोडक्ट की, इसलिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग लानी पड़ी, एक पर्टिकुलर ऐसी अकाउंटिंग लानी पड़ी जो जो पूरी तरह से फोकस करे सिर्फ कॉस्ट पे, कॉस्ट को कंट्रोल करे, कॉस्ट को फाइंड आउट करे, कॉस्ट को एसरटेन करे, और ये कैलकुलेट करे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है कॉस्ट में। तो विच टाइप ऑफ लीडर यूज द स्टाइल विद स्किल्ड वर्कर्स वेयर अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल इज नीडेड, यानी कि ऐसा कौन सा लीडर है जो कि अपनी स्टाइल को यूज करेगा स्किल्ड वर्कर के साथ, जहां पर ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल की जरूरत होगी, यानी कि ज्यादा डील कंट्रोलिंग की जरूरत होगी। उसको सिचुएशनल लीडर बोलेंगे, ट्रांजैक्शनल लीडर बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बोलेंगे, या डेमोक्रेटिक लीडर बोलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा पर्सन है जो कि स्किल्ड वर्कर के साथ काम कर रहा है और ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है, तो वो वहां पर जो लीडर यूज किया जाएगा वो होगा हमारा ट्रांजैक्शनल लीडर। ट्रांजैक्शनल लीडर क्या करेगा? उनके अकॉर्डिंग वो अपने स्किल को यूज करेगा, और जो भी अकॉर्डिंग होगा पर्सन के, वहां पर वो काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एक्सर्ट्स कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉय, यानी कि जो एक ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो ज्यादा कंट्रोल करता है एम्प्लॉय के ऊपर। पार्शियल करता है, नहीं करता है, पूरा करता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स वो अपने जो कंट्रोलिंग जो होती है उसकी वो पूरी तरह होती है ऑटोक्रेटिक की, क्योंकि वो तानाशाह की तरह काम करता है। तानाशाह क्या होते हैं? उनको जब जो काम करवाना है वही काम करवाएंगे, और किसी भी वे में करवाएंगे, चाहे वो उसमें उनके एम्प्लॉय को कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तब भी वो काम करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्टैब्लिश्ड एज अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन बाय, जो मैनेजमेंट है वो स्टैब्लिश करती है एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन किसके थ्रू? डिवाइडिंग द वर्क इन डिपार्टमेंट्स, यानी कि डिपार्टमेंट में काम को डिवाइड करके, या फिर डिवाइडिंग द फंक्शन अमंग द मैनेजर्स, यानी कि जो मैनेजर्स हैं उनके बीच काम को बांटकर, या फिर एलोकेटिंग द वर्क टू एम्प्लॉयज ओनली, काम को सिर्फ एम्प्लॉयज को बांट देंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजमेंट
इस्टेब्लिश करता है कोई साउंड ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो साउंड ऑर्गेनाइजेशन तभी काम कर सकती है जब आप फंक्शंस, जो भी फंक्शंस है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स में बांट दिए जाएं। क्योंकि डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन का मैनेजर है, सेल्स डिपार्टमेंट का है, कैश डिपार्टमेंट का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। तो अगर सभी लोग अपना अपना काम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी को ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी और वहाँ पे साउंड ऑर्गेनाइजेशन वो बन जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू मैसी एंड डॉगल्स, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच डैश ग्रुप डायरेक्ट एक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। यानी कि फ्रेंड्स हमें बताना है कि मैसी और डॉगल्स ने कहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ग्रुप्स होते हैं वो डायरेक्ट एक्शन करते हैं दूसरे के द्वारा कॉमन गोल के लिए। तो ऑप्शंस है, कोऑपरेटिव कहलाती है, स्मॉल कहलाती है, लार्ज कहलाती है, वो सोशल कहलाती है। तो फ्रेंड्स ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव के अंदर क्या होता है कि वो सभी लोग साथ में मिलकर काम करते हैं कॉमन गोल के लिए। नेक्स्ट आता है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर, मैनेजमेंट एसेंशियल है एंटरप्राइज ओनली, केवल एंटरप्राइज के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी, सिर्फ सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि हमारा मैनेजमेंट एसेंशियल है, तो यहाँ पर जो बात की जाएगी वो होगी हमारे डी, सिर्फ सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी के लिए। अगर हम यहाँ इंटरप्राइज की बात करेंगे तो भी हमारा गलत है, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे वो भी गलत है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे सोसाइटी को लेके चल रहे हैं तो ओवरऑल सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी, एंटरप्राइज भी अच्छा जाएगा, प्रॉफिट में मैक्सिमाइजेशन होगा, सर्विस भी अच्छी जाएंगी कस्टमर के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, जनरल मैनेजर इज इन, जनरल मैनेजर क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स जनरल मैनेजर की बात करें तो ये कंसिडर किया जाता है हमारा टॉप मैनेजमेंट में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन, यानी कि जो प्रॉपर मैनेजमेंट में अगर किसी तरह की कमी होती है उससे क्या होता है, फेलर ऑफ कंपनी, कंपनी फेल हो जाती है, वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट, ये हमारे सब वेस्ट हो जाते हैं, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रॉपर मैनेजमेंट की कि हमारा अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो यहाँ पे ऑप्शंस हमें बोथ ए एंड बी दे रखे हैं, तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमें नहीं पता, हो सकता है प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से कंपनी फेल भी हो जाए, ठीक है, और हो सकता है ये तो कंप्लीट होना ही होना है, वेस्ट तो होगा ही हमारा टाइम भी, मनी भी एंड एफर्ट भी, लेकिन कंपनी फेल भी हो सकती है, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट ना हुआ तो, अगर लॉन्ग रन में। लेकिन यहाँ पे बताया नहीं है कि ये प्रॉपर मैनेजमेंट जो है लॉन्ग टर्म है कि ये शॉर्ट टर्म है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम बोथ ए एंड बी मानेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, मैनेजमेंट इज साइंस बट नॉट आर्ट, मैनेजमेंट ओवरकम कॉम्पिटिशन, मैनेजमेंट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू ह्यूमन एफर्ट्स, या फिर नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि ये बात कर रहा है साइंस की कि साइंस होती है लेकिन आर्ट नहीं होती, ये गलत है। थर्ड बता रहा है कि रिजिडिटी होती है ह्यूमन एफर्ट्स को लेके, ये भी गलत है। ये यहाँ पे ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि मैनेजमेंट हमारे जो कंपटीशन होता है उसको ओवरकम करता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, ये सब अच्छा किया जा रहा है, तो अपने आप कॉम्पिटिशन कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिपेयर प्लान रिगार्डिंग द वर्क इज परफॉर्म बाय, यानी कि जो प्रिपेयर किए गए हैं प्लान किसी काम के रिगार्डिंग, वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे किसी भी प्लान को परफॉर्म करने की बात करें तो वो किए जाते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, अब हम बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, मैनेजमेंट इज डूइंग फंक्शन, मैनेजमेंट काम करता है, मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट ओनली एट लोअर लेवल, मैनेजमेंट सिर्फ लोअर लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स, मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द ओनर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की कि लोअर लेवल के लिए होता है केवल, ये गलत है,
और ये इन्फ्लुएंस होता है पब्लिक ओपिनियन किसी गवर्नमेंट के से, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रिलीजियस कस्टम की भी बात करें तो ये सारी चीज़ें ही गलत हैं। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सिर्फ मैनेजमेंट के साथ होता है, वो ऑनर्स के साथ होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ये मैनेजमेंट होता है वो डूइंग फंक्शंस होता है, यानी कि काम करवाता है। नेक्स्ट है द साइकिल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू ऑपरेट सो लॉन्ग एज, यानी कि जो मैनेजमेंट का जो साइकिल है वो कंटिन्यू ऑपरेट करता है सो लॉन्ग एज, किसके लिए, देर इज प्रॉफिट अर्न बाय एन एंटरप्राइजेज, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एंटरप्राइज के द्वारा, देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, देर इज एन कंप्लीट ऑफ ग्रुप गोल्स, कंप्लीशन कोई भी ग्रुप गोल है उसको कंप्लीशन के लिए, या फिर देर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसी भी मैनेजमेंट का जो साइकिल जो कंटिन्यू होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, क्योंकि फ्रेंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डेली वो कंटिन्यू चलती है, और ये कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू चलती है तो उसमें मैनेजमेंट ही कंटिन्यू चलेगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू चल रही है लेकिन आपने मैनेजमेंट क्या किया, 1 साल किया, 2 साल किया, उसके बाद बंद कर दिया। आपकी मैनेजमेंट प्रोसेसिंग जो भी है वो भी आपकी कंटिन्यूअस चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट लीड्स एन एंटरप्राइज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो लीड्स करती है किसी भी एंटरप्राइज को ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रॉपर डायरेक्शन से, प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, या फिर ऑल ऑफ दीज से। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, प्रॉपर प्लानिंग होगी तब भी वो ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगी, प्लानिंग होगी तब भी, और ऑर्गेनाइजिंग अच्छी होगी तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड, यानी कि जो मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, डायरेक्टिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेंड्स मैनेजमेंट के मेन फंक्शन में यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो फ्रेंड्स मेन फंक्शन में आता है यहाँ पे डायरेक्टिंग, जो कि हमने पोस्ट कॉर्प की बात की थी, ये सारी चीजें इसकी सेकेंडरी फंक्शन में है, मेन फंक्शन में आता है हमारा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज एक्टिवली कनेक्टेड विद, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो एक्टिवली किससे कनेक्टेड होता है, मैनेजर से, डिसीजन मेकिंग से, ऑपरेशन से, या फिर नन ऑफ दिस से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्टिवली कनेक्टेड होता है ये ऑपरेशन से, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर काम करवाया जाता है, ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडर डेट रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग विजन आर कॉल्ड, यानी कि ऐसा लीडर जिसके पास स्ट्रॉन्ग विजन होता है, जरूरत होती है, वो क्या कहलाता है, सिचुएशनल लीडर, ट्रांजैक्शनल लीडर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ऐसा लीडर जिसके लिए एक स्ट्रॉन्ग विजन की जरूरत होती है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कहलाता है, क्योंकि उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, ट्रांसफॉर्म होना होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए कि एकदम कोई भी प्रॉब्लम आए और उसके अकॉर्डिंग खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन विच कैन बी चेंज्ड और टोटली रिवोक्ड आर कॉल्ड, ऐसे डिसीजन जो कि चेंज कर दिए जाएं, चेंज कर सकते हैं या फिर टोटली हम उसको रिवोक करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल, ट्रायल एंड एरर, एक्सपेरिमेंटल, या फिर रिवर्सिबल। तो फ्रेंड्स नाम से ही यहाँ पे समझ में आ रहा है रिवर्सिबल यानी कि रिवर्स करना, किसी भी चीज को चेंज करना या फिर उसको रिवोक करना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी कि जो मैनेजमेंट का इसेंस है वो क्या है। ऑप्शंस हैं कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम इसेंस की बात करें तो मैनेजमेंट का जो इसेंस है वो है कोऑर्डिनेशन, सेम वही है फ्रेंड्स। पोस्ट कॉप से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पोस्ट कॉप हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन एडवांटेज क्या है, सिंप्लिसिटी, स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस, या अथॉरिटीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज होता है वो ये होता है क्योंकि फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी इसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें से हमारा मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लाइन है, लाइन एंड स्टाफ है, फंक्शनल है, या फिर कमेटी है। तो फ्रेंड डेमोक्रेटिक की बात करें सबसे ज्यादा तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लाइन एंड स्टाफ हमारा सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लान मेड इन द लाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्लान इज नोन एज, यानी कि फ्रेंड्स ऐसा प्लान जो कि कॉम्पिटिटर्स के प्लान से बनता है वो क्या कहलाता है,
पॉलिसी, प्रोसीजर, स्ट्रेटजी या फिर अंडर कवर प्लान। तो फ्रेंड्स ऐसे प्लान हमारे स्ट्रेटजी कहलाते हैं। हमने अपने कॉम्पिटिटर्स का प्लान देखा और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना प्लान बना लिया, यानी कि अपनी स्ट्रेटजी बना ली। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी वर्ड आएगा। नेक्स्ट है आप प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में क्रिएट, यानी कि जो प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशनल है वो क्या ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है वो क्या क्रिएट करता है, इमोशनल टर्मोइल या एंड टेंशन, या फिर प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिस्प्लेसमेंट, या फिर फियर ऑफ अननोन, या ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें एक प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की वो क्या क्रिएट करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि अगर कोई प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होगा तो इमोशनल टर्मोइल एंड टेंशन भी क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम भी आएगी डिस्प्लेसमेंट की, और फियर ऑफ अननोन फियर ऑफ नोन की भी फियर आएगा यहाँ पे कि हम ये सारी प्रॉब्लम्स को जानते हैं तब भी हम ये रिस्क सारी उठा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि इसमें से कौन सा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट नहीं है, पर्पस एंड मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, चॉइस ऑफ बिजनेस, या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर जो इसका पार्ट है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका पार्ट नहीं है। स्ट्रेटेजिक में पर्पस, मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड चॉइस ऑफ बिजनेस की बात की जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वहाँ कोई बात नहीं की जाती है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन, जो डिसिप्लिन है मैनेजमेंट का वो किस पे बेस्ड होता है, साइंटिफिक अप्रोच पे, एडहेयर्स टू अ कोड ऑफ एथिक्स पे, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज पे। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो हमारा डिसिप्लिन है वो हमारा किस पे बेस्ड है, तो फ्रेंड्स हमारा जो डिसिप्लिन होता है वो हमारा बेस्ड होता है बोथ ए एंड बी, कोड ऑफ एथिक्स पे भी और साइंटिफिक अप्रोच पे भी ये हमारा बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, When we do not get the desired result, we say it is the result of, यानी कि जब हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता तो हम वो किसका रिजल्ट बोलते हैं, पुअर मैनेजमेंट का, अनस्किल्ड मैनेजर का, अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशंस का, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी तरह की कोई भी हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे पुअर मैनेजमेंट था। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट हमारा सही नहीं था, इस वजह से हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ, यानी कि किसी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए हायर प्रोडक्टिविटी अचीव करने के ये किस किस के फंक्शन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा ये काम, लोअर लेवल मैनेजमेंट का है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी पर्सन को मोटिवेट करना है किसी हायर और प्रोडक्टिविटी को अचीव करने के लिए तो ये काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, क्योंकि वही एग्जीक्यूट करवाता है काम, वही मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को। नेक्स्ट है जॉर्ज आर टेरी स्पेसिफाइड द फंक्शंस ऑफ, यानी कि जॉर्ज आर टेरी ने कौन से फंक्शन स्पेसिफाई किए हैं, एक्चुएटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, या ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड जॉर्ज आर टेरी की बात करें तो उन्होंने ये सारे फंक्शंस को डिफाइन किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर एंड फोरमैन आर, यानी कि ये पर्सन कौन होते हैं, टॉप लेवल होते हैं, मिडिल लेवल के होते हैं, लोअर लेवल के, या फिर नन ऑफ द अबव के। तो फ्रेंड्स ये पर्सन जो होते हैं वो होते हैं लोअर लेवल के, क्योंकि ये लोअर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लोअर लेवल पे काम करते हैं ये सारे पर्सन्स। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो होता है उसके फादर कौन है, एल्टन मायो, एब्डलू टेलर, मैक्स वीवर, या फिर हेनरी फ्यूल। तो फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फाउंडर भी कहे जाते हैं हेनरी फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू, यानी कि जो हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ मैनेजर्स बताता है, लेंथ ऑफ टर्म फॉर विच अ मैनेजर इज अपॉइंटेड, यानी कि ये लेंथ बताता है जिसके लिए पर्सन अपॉइंट किए गए हैं, या फिर नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर सुपीरियर, यानी कि वो सबॉर्डिनेट्स बताता है जो कि सुपीरियर के अंडर हैं, या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इन द टॉप मैनेजमेंट, यानी कि टॉप मैनेजमेंट में नंबर ऑफ मेंबर्स बताता है। तो फ्रेंड्स स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमें बताता है नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर द सुपीरियर, यानी कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी नंबर बताता है ये हमें। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज अ प्रिंसिपल ऑफ, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारा प्रिंसिपल है, किस चीज का प्रिंसिपल है, डायरेक्टिंग का, प्लानिंग का, कंट्रोलिंग का, या ऑर्गेनाइजिंग का। तो फ्रेंड्स हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारा प्रिंसिपल बताया जाता है डायरेक्टिंग का, डायरेक्टिंग के अंदर आता है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इन दोनों वीडियो में हमने आपके मैनेजमेंट के सभी क्वेश्चंस को कवर किया है, तो इससे बाहर आपके एग्जाम्स में और कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।